आपको ये कैसे समझ में आया कि आप पुरुष के शरीर में एक नारी हैं? मुझे ऐसा फील होता था कि मैं जैसे सुबह होती है तो मैं रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सुबह होते ही मैं एक सुंदर सी लड़की बन जाऊँ। मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरे लंबे लंबे बाल हों, मैं लड़कियों जैसे दिखूँ, लड़कियों जैसे कपड़े पहनूँ, लड़कियों जैसे घूमूँ। ये शुरू से शौक था मेरा। तो उस टाइम मुझे तब तक आपको किन्नर लोगों के बारे में पता था? नहीं, उस टाइम नहीं पता था मुझे। और ना ही मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी किन्नर समुदाय में जाऊँगी, और नहीं मुझे ऐसा लगा था कि कभी मैं मांगूंगी, मतलब कि भिक्षावृत्ति करूँगी। और यहाँ तक कि मेरी मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि मैं सेक्स वर्क तक भी की। तो फिर आपने 12th पास कर लिया जी। और 12th आपका परसेंटेज आप कह रही हैं अच्छा है, फिर आपने पीईटी दिया जी। और पीईटी में आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया? हाँ, पहली बार में ही हो पहली गया। बार में ही हो गया। और फिर आप कॉलेज के लिए एडमिशन, तो पढ़ाई में अच्छे रहने के बावजूद भी आपको उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा। मैं जहाँ रहती थी वहाँ के लड़के लोग मेरा नाम रख दिए थे लेडीज़ के नाम से बुलाते थे। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है मेरे घर में जाके बोलता था कि इसको भैया आपको लेडीज़ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर बोलते तेरा भाई लड़की जैसा क्यों है, ऐसा बोलते हैं। तो आपने बीटेक कर लिया। अब बीटेक करने के बाद भी आप डेरे में ही रही? हाँ, डेरे में ही थी मैं। तो फिर डेरे में तो आपको मांगने वगैरह भी जाना पड़ता होगा? मांगती थी ना, मैं ट्रेन मांगती थी। तो कॉलेज के बाद करती थी बधाई वगैरह मांगना? हाँ, कॉलेज से, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी पैसे आ जाते हैं तो ट्रेन में मांगने से मेरा कॉलेज और उसका फीस निकल जाता था। नमस्कार, मेरे लिए दिल से दिल तक आज सार्थक करने वाला दिन है। वाकई में दिल से दिल तक की आज हम बात जिनसे करने वाले हैं सीज़न 2, वो है देवसेना। देवसेना LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, L लेस्बियन। पर इसके पहले मैं बात आगे करूं, कई लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा विवादास्पद या फिर आपत्तिजनक भी हो सकता है। मैं गुजारिश करूंगी हमारे व्यूअर्स से कि अपनी विवेक का उपयोग करें और इस वीडियो को देखें। तो हम LGBTQ की बात कर रहे थे। L यानी लेस्बियंस, जहाँ पे स्त्री अपने सेक्स के लिए किसी दूसरे स्त्री का इस्तेमाल करती हैं या उनकी चॉइस रहती है। G पुरुष के साथ संभोग करने के लिए तैयार रहता है। B बाइसेक्सुअल, जिसमें कि दोनों स्त्री और पुरुष उनकी चॉइस हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर, जिसमें कि शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, पर मन स्त्री का है तो पुरुष का होगा, और अगर पुरुष है तो स्त्री का होगा। वो होते हैं ट्रांसजेंडर्स। क्योर वो होते हैं जो दुनिया के लिए दोनों हैं। कभी वो पुरुष वेश में भी पाए जा सकते हैं और कभी उनको तैयार होकर डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है। और एक और है इंटरसेक्स, जिसमें कि पुरुष या स्त्री दोनों ही लिंग पाए जाते हैं या फिर लिंग का पता नहीं चलता है कि वो क्या है। तो आज हम LGBTQ कम्युनिटी से हमारी ट्रांसजेंडर देवसेना से बात करने जा रहे हैं। नमस्कार देवसेना, आपका इस सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे लिए आज का दिन बहुत सीरियस और वाकई में दिल से दिल तक बात करने का है। काम तो मैं इनके साथ बहुत दिनों से कर रही हूँ, पर आपके सामने इस तरह के विषय को लेकर आना मेरे लिए गर्व और साथ ही साथ एजुकेटिव भी रहेगा। देवसेना, आप एमटेक हैं पावर सिस्टम कंट्रोल में जी। आपने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में जी। और आप रूंगटा कॉलेज से हैं। जी। इतनी बड़ी पढ़ाई, इतना सब कुछ करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने संघर्ष करने पड़े होंगे। बचपन में जब देवसेना हुई तो देवसेना तो नहीं रही होगी, एक लड़का ही रही होगी। तो परिवार जो आपका था उसमें आप कितने लोग थे और आपका जन्म जब हुआ तो माहौल कैसा था? जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हुए कि एक लड़का हुआ है। फिर उसके बाद जब जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी कितने भाई बहन थे आप?
हम 2 भाई और 2 बहन, तो आपका मेरे को नंबर, लेके इंक्लूड करके 2 हाँ, भाई। तो आपका नंबर पहला था या आप पहला बेटा सेकंड, थी? हाँ पहला बेटा थी। तो ना चले घर में बहुत खुशियाँ रही हाँ होंगी। बहुत खुशियाँ थी। जी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा बिहेवियर में बहुत चेंज होते गया, और मेरे घर वाले भी मेरे बिहेवियर को देख रहे थे कि लड़की जैसे क्यों करता है, लड़की जैसे क्यों चलता है, लड़कियों के गाने पे क्यों नाचता है, ये सब बहुत सारे। और कॉलोनी के लड़के भी बहुत ताना मारते थे लेडीज़ के नाम से, छक्का हिजड़ा, मतलब बहुत सारे अपशब्द बोलते थे। जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा रोकूंगी। कौन सी एज थी जब आपको ऐसा लगा कि आप कहीं गलत है या आप नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं हैं? मैं जब मैं 4th क्लास में थी, 4th या 3rd क्लास में थी, तब से ही मुझे मेरे बिहेवियर में बहुत चेंज आने लगा। मैं लड़कों के साथ ना घूमना फिरना करके खेलना कूदना लड़कियों के साथ ज़्यादा करती थी। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं बाकी लड़कों से अलग हूँ। लड़के लोग मुझे साइड कर देते थे। नहीं, पर जब आप लड़कों के साथ खेलती थी, लड़कियों के साथ खेलती थी, तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी किन्हीं लड़कों को लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो वो बल्कि हम ये सोचते हैं कि उनमें जागरूकता है दूसरे सेक्स को लेकर और शायद इसीलिए वो उनके साथ खेल रहे हैं। आपको ये कैसे समझ में आया कि आप पुरुष के शरीर में एक नारी हैं? मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं जैसे सुबह होती है तो मैं रात को सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सुबह होते ही मैं एक सुंदर सी लड़की बन जाऊँ। मेरा शुरू से ही सपना था कि मेरे लंबे लंबे बाल होए, मैं लड़कियों जैसे दिखूँ, लड़कियों जैसे कपड़े पहनूँ, लड़कियों जैसे घूमूँ। ये शुरू से शौक़ था मेरा। तो क्या आप लोग की चाल अलग होती है या आपके बात करने का तरीका अलग होता है? ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे कि लोगों को समझ में आने लगता है कि आप तृतीय लिंग में हैं या आप उस शरीर में फिट नहीं है, ऐसा कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा? जैसे कि हम मेल बॉडी में है ना? अब कोई भी आदमी हाथ पैर को ज़्यादा मूवमेंट करेगा, लड़कियों जैसे मटक-मटक के चलना, तो उस हिसाब से लोगों को लगता है कि हाँ, ये बाकी लड़कों से अलग है। जिसको मतलब समाज वाले जिसे छक्का, हिजड़ा ये नहीं, वो सब सब तो ठीक है, बोल देते पर ये हैं। जब आप चौथी या पाँचवीं में थी, तभी से आप थोड़ा ऐसे मटक के चलना या वो शुरू बातों से था, लेकिन जब 4th क्लास में जब आई ना तो उस समय ज़्यादा नॉलेज हो गया था, तो उस टाइम ज़्यादा समझ में आ गया कि मैं बाकी लड़कों से बहुत ही अलग हूँ। और पढ़ाई में आप शुरू से अच्छी रहीं? शुरू से अच्छी थी मैं। तो पढ़ाई में अच्छे रहने के बावजूद भी आपको उपेक्षाओं का उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा? बहुत सामना करना पड़ा। मेरे जो मैं जहाँ रहती थी, वहाँ के लड़के लोग मेरा नाम रख दिए थे लेडीज़। लेडीज़ के नाम से बुलाते थे। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है, मेरे घर में जाके बोलता था कि इसको भैया भैया को लेडीज़ बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर बोलते तेरा भाई लड़की जैसा क्यों है, ऐसा बोलते हैं। तो आपके माता पिता का रिएक्शन तब क्या रहा? पिता का तो ऐसा था कि बचपना है ना, सुधर जाएगा। सुधारते भी थे, कम मटका कर, हाथ को कम घुमाया कर, तो सुधार शुरू से ही थी। लेकिन अब जो नेचुरल है उसको तो सुधार नहीं सकती। तो फिर उसके बाद मेरी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और मैं प्लस से मैं इच्छाएं माने कैसे? मतलब कि साड़ी पहनना, लड़कियों के जैसे रहना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, ये सब। अच्छा। तो मेरी इच्छाएं एकदम मेरे को दबाने लगे ना, मेरी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर उसके बाद लास्ट में मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। तो जब ये ऐसा आपने जैसे बताया कि आप 4th में थे तब से आया, तो 4th से लेके 12th तक आप अपने घर में कब तक रहीं? मैं कॉलेज तक तो रही मैं। तो 4th से लेके 12th तक जो आपने इतने हाँ। साल काटे, जैसे हम कहेंगे कि 8 साल 8 12th, हाँ। 8 साल आप अपने घर में रहीं, तो घर में भी आपको प्रताड़ित किया जाता था, जैसा कि आपने बताया कि माँ बाप भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर रहे थे। तो आपने ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे घर छोड़ के चले जाना चाहिए? आफ्टर 12th या 12th से पहले से ही आपने डेरे में जाना शुरू कर दिया था, या डेरे से आपका संबंध कैसे आया? डेरे से संबंध में ऐसा आया, जब मैं गाँव जाती थी, ट्रेन में बहुत सारे किन्नर लोग आती थी, तो उन लोग को देख के उन लोग कभी-कभी बोल देती, ये भी तो हमारे जैसा है करके, ऐसा बोल देती थी। तो उस टाइम मुझे तब तक लगता आपको था, किन्नर लोगों के बारे में पता था? नहीं उस टाइम नहीं पता था मुझे।
और ना ही मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी किन्नर समुदाय में जाऊंगी, और नहीं मुझे ऐसा लगा था कि कभी मैं मांगूंगी, मतलब कि भिक्षावृत्ति करूंगी। और यहाँ तक कि मेरी मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि मैं सेक्स वर्क तक भी की। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हम अभी भी आपके बचपन में ही रहेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे हमें तक बताएं कि 12th तक जो आप रहीं, अपने घर में रहीं, अपने घर तो में आपको थी। ये किन्नरों की जानकारी कैसे हुई? किन्नरों की जानकारी वही, मतलब कि क्या उन्होंने अप्रोच किया या आपने अप्रोच किया? नहीं, दोनों ही अप्रोच नहीं किए ना, मैं की ना वो की, है ना। मैं मिलना जुलना था ही, है ना, लेकिन बहुत कम, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था किसी नहीं, चीज़ मिलना का। जुलना मतलब कैसे? आपके घर आते थे वो लोग? नहीं, जैसे कि कभी रास्ते ट्रेन में आपने हाँ, बोला ट्रेन कि आपने वगैरह में देखा, हाँ हेलो या हो रास्ते गया, में? हाँ, रास्ते में हाय हाँ, हेलो हो गया। वो लोग सिग्नल समझ गए थे कि आप हाँ, हम लोग समझ गए थे कि ये आपके लड़का नहीं कुछ अलग है करके। अलग है हाँ, करके, तो हमारे वो लोग इसमें। आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे, ऐसा कहें? हाँ, नज़र तो थी ही, और बोल सकते नज़र थी, क्योंकि अब हर कोई चाहता है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, है ना, हमारी कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो इसमें भी रहता है कि आना, हमारे यहाँ रहना, जो मन करे वो पहनना, जो मन करे वो करना। मतलब आपको लुभाना शुरू कर दिया था हाँ, उन्होंने लुभाना शुरू कर दिए थे। आपको? तो ये यहाँ यहीं भिलाई में कोई भिलाई डेरा में, था? भिलाई में। कोई डेरा था भिलाई में? हाँ, कहाँ पे था वो डेरा? ये आम्रपाली में। आम्रपाली में। तो वहाँ खैर वहाँ के बारे में हम आए। तो फिर आपने 12th पास कर लिया, जी और 12th आपका परसेंटेज आप कह रही हैं अच्छा है, फिर आपने पीईटी दिया, जी। और पीईटी में आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया? हाँ, पहली बार में ही हो पहली गया। बार में ही हो गया। और फिर आप कॉलेज के लिए कॉलेज। एडमिशन, कॉलेज एडमिशन के लिए आपको पापा से पैसे लेने पड़े होंगे? हाँ, पापा दिए थे। पापा दिए थे। तब तक पापा को आइडिया था कि आप घर छोड़ेंगी? नहीं, उस टाइम तक आइडिया नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि सुधर जाएगा, सुधर है जाएगा, ना। हाँ। अब लेकिन नहीं सुधरी, आ गई। और फिर आपने घर कब छोड़ा? घर में क्या बोलते हैं, मैं छोड़ी थी मैं सेकेंड ईयर के आसपास। सेकेंड ईयर की। तो ऐसा क्या सेकेंड हुआ ईयर। कि आपको घर छोड़ना पड़ा? मेरी इच्छाएं, क्योंकि मेरी इच्छाएं बढ़ गई थी ना, मुझे लड़कियों जैसे रहना था, मुझे बाल लंबे करना था, इस वजह। और घर में बोलते थे कि ये बाल लंबे क्यों कर रहा है, तो इसी वजह से मैं, घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे कि बाहर जाके मैं क्रॉस ड्रेस करती थी। तो कहीं ना कहीं देख लिए थे मेरे बैग में से लिपस्टिक और ब्लाउज वगैरह बरामद हुआ था। तो उस टाइम काफ़ी सुनाया था और मेरे को रूम में बंद कर दिए थे। लेकिन मैं एकदम पागल जैसे हो गई थी, छत से कूद के भाग गई। अच्छा। हाँ और फिर आप सीधे आम्रपाली यानी डेरे गई? हाँ। तो वहाँ पे जो कि मैंने सुना हुआ है कि डेरे में भी एक हायरार्की होती है, वहाँ गुरु होते हैं और चेले होते हैं, और आपका एक कुटुंब होता है, वो ऐसा कहना ठीक रहेगा। तो उस समय कौन गुरु थी? उन्होंने आपको कैसे, पहली बार जब आप डेरे के अंदर, किसी भी नए घर में जब हम जाते हैं तो बड़े डरते सहमते जाते हैं, तो आप जब पहली बार गई तो आपका अनुभव कैसा रहा वो? ये डेरे का सफ़र तो मेरा टीआई प्रोजेक्ट से चालू हुआ, एनजीओ से। एनजीओ में जब मैं गई तब वहाँ ज़्यादा कांटेक्ट हुआ मेरा। तो आप एनजीओ कैसे पहुँची? आपने कहा कि आप सेकेंड ईयर में थी। फ्रेंड लोग के थ्रू पहुँची। तो सेकेंड ईयर से आपने एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया था? हाँ, एनजीओ के कांटेक्ट में आ गई थी मैं। वो क्या एनजीओ था? एनजीओ HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम का था। अच्छा। तो उसमें मैं जाने लगी, तो वहाँ पे बहुत सारी, वो काम आपको कैसे मिला? वो काम फ्रेंड के थ्रू मिला। फ्रेंड है एक, तो उसने बताया कि हमारे लिए एनजीओ काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी मेल के साइड अट्रैक्शन थी। ठीक, हाँ। तो उसमें ज़्यादातर HIV होने के ज़्यादा वो चांसेस रहते हैं, तो इस वजह से मैं टीआई एनजीओ ज्वाइन की। तो टीआई एनजीओ जब आपने ज्वाइन किया तो आपको डेरा पता चल गया था उस समय? हाँ, पता चल गया था। तो आप डेरे में जब पहली बार पहुंची तो कैसा रहा वो? डेरे में पहली बार पहुंची तो मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पे ताली ठोका जा रहा था, गाली बका जा रहा था, और मैं गाली ताली से बहुत दूर थी। फिर धीरे धीरे मैं उन लोगों के साथ एडजस्ट हो गई। पहले नहीं हो पा रही थी, लेकिन एडजस्ट हो गई बाद में। तो क्या एक नॉर्मल लाइफ जैसा डेरा रहता है? जैसे गुरु जो होते हैं, जैसे जो मैंने सुना है, मैंने तो कभी डेरा देखा नहीं, पर जो मैंने सुना है वो ये है कि गुरु रहते हैं और फिर आपके खाने पीने कपड़े लगते सबका ध्यान वही रखते हैं, और
तो आप जब गई तो आपको गुरु ने क्या पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया या धीरे धीरे टाइम लगा उनको आपको एक्सेप्ट करने में? गुरु को तो एक्सेप्ट कर ही ली थी, है ना, क्योंकि जैसे मैं बताइए आपको कि हर कोई चाहता हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, हर कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो वो भी चाहती थी कि हमारा कम्युनिटी आगे बढ़े और हमारे कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा हो, तो कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर ली थी। और डेरे की लाइफ बहुत ही अलग होती है, क्योंकि डेरे में नियम कायदे कानून बहुत ही कठिन होते हैं। जैसे कि डेरे में बाल नहीं कटवाना है ना, और हमारे फेस पे भी हेयर आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं शेविंग यूज़ नहीं कर सकते, हम एक प्लकर से खींचते हैं। तो अगर हम शेविंग करते हैं तो उसके ऊपर भी दंड लगता है हमारा, 1500 1100 इस टाइप का दंड लगाते हैं। और बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं, सुबह उठना, काम करना, गुरु से मतलब बदतमीजी नहीं करना, उसके लिए भी दंड लगता है, बदतमीजी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो आप जब डेरे में रहने लगी तो आप आपको कॉलेज जाना अलाउ था? हाँ, कॉलेज जाती थी मैं। तो कॉलेज क्या कपड़े पहन के जाती थी तब आप? कॉलेज में एक मेल के कपड़े पहन के जाती थी उस टाइम तक, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना नॉलेज नहीं था, है ना, मुझे भी और बाकी लोग को भी नॉलेज नहीं था ना, कॉलेज वालों को भी, कि जानते थे मेरे क्लास के जितने भी लड़के लड़कियां हैं सब जानते थे कि ये बाकी लोग से अलग है, कुछ लड़कों से अलग है, क्योंकि मैं कॉलेज में भी थी तो लड़कियों के ही साथ घूमती थी, तो मुझे चिढ़ाते थे ये लेडीज़ वेडीज़, दुनिया भर का बहुत सारे नाम से चिढ़ाते थे मेरे को। पर लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती थी आपको? हाँ, लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती थी, उनके साथ कंफर्टेबल रहती थी मैं। नहीं, आप कंफर्टेबल थी पर लड़कियां भी कंफर्टेबल थी आपके साथ? लड़कियां भी कंफर्टेबल थी मेरे साथ। तो आपके साथ कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया? नहीं, लड़कियों ने वो आपको अपने साथ? लड़कियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों ने भेदभाव किया। लड़कों ने भेदभाव किया, उन्होंने आपको चढ़ाया वगैरह? चिढ़ाया। तो आप सेकेंड ईयर में आई और फिर आपने 5th ईयर बीटेक करा। 8 सेमेस्टर आपने पूरे किए। तो 8 सेमेस्टर जब आप पूरी कर रही थी तो आप पढ़ाई में, जैसा आपने कहा कि आप अच्छी थी पढ़ाई में, हाँ। और कर लिया आपने, तो आपको कभी टीचर्स के साथ कहीं भेदभाव, या कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के दौरान कोई भेदभाव, या एक्सटर्नल के द्वारा भेदभाव, ऐसा भी तो आपको फेस करना ही पड़ा होगा? नहीं, टीचर के साथ तो कोई भेदभाव, मतलब टीचर मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी, और लेकिन जो क्लास के लड़के लोग थे या बाकी डिपार्टमेंट के जो लड़के लोग थे उन लोग भेदभाव करते थे, मेरे को बोलते थे कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, तो ये छक्का इधर का, मतलब बहुत सारे कमेंट पास होते थे। उनको आपके बारे में कमेंट, मुझे लगता है कभी कभी इसलिए भी होते हैं कि वो आपके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग एक अबूझ पहेली से रहते हो लोगों के लिए, और मेरा इंटरव्यू का आज का उद्देश्य भी यही था कि लोगों को पता चले कि आप भी वैसे ही नॉर्मल हैं जैसे हम और आप हैं। तो लोगों को शायद ये कुछ अजीब सा अबूझ सा लगता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आपने बीटेक कर लिया, अब बीटेक करने के बाद भी आप डेरे में ही रही? हाँ, डेरे में ही थी मैं। तो फिर डेरे में तो आपको मांगने वगैरह भी जाना पड़ता होगा? मांगती थी ना मैं, ट्रेन मांगती थी। तो कॉलेज के बाद करती थी बधाई वगैरह मांगना? हाँ, कॉलेज से, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी पैसे आ जाते हैं, तो ट्रेन में मांगने से मेरा कॉलेज और का फीस निकल जाता था। तो ये तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। जी, मतलब कहाँ तो आप कॉलेज की ज़िंदगी, मतलब दो अलग अलग लाइफ जी रही थी आप। एक तरफ तो कॉलेज की ज़िंदगी थी और दूसरी तरफ तो आपके साथ की लड़कियों को और आपके साथ के लोगों को पता था कि आप ऐसे मांगने जाती हैं या आप डेरे में हैं और उनके साथ बधाई वगैरह लेने जाती हैं? कुछ लोग जानते थे और कुछ लोग नहीं जानते थे, तो छुपा के ही रखना पड़ता था? छुपा के रखती थी अपनी आइडेंटिटी को कि ये तो किन्नर है, इससे दूर रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ समाज में फैले हुए हैं कि कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि कुछ किन्नर होती बच्चे को उठा लेती हैं, अगर हमारा बच्चा इसके साथ रहेगा तो ये भी वैसे ही बन जाएगा। तो बहुत भ्रांतियाँ तो बहुत हैं। हाँ, तो और तो फिर आपने बीटेक कर लिया। बीटेक करने के बाद फिर आपने क्या किया? मैं एनजीओ सेक्टर में काम करती थी कंटिन्यू। हाँ। तो मैं प्रतिज्ञा विकास संस्थान में काम की, नेहरू नगर में, जो कि मैं पीआर के पोस्ट पे थी। कम्युनिटी के लिए काम करते थे, ट्रांसजेंडर के लिए। फिर वहाँ 1 साल तक काम की। फिर मैं दूसरे एनजीओ में काम की, मैं माइग्रेंट के लिए काम की। माइग्रेंट मतलब कि प्रवासी मजदूर के लिए काम की। फिर मैं वहाँ 1 साल तक कंटिन्यू काम की। फिर 6 महीना मैं बालोद ज़िले में काम की।
FSW फीमेल सेक्स वर्कर के लिए काम की, फीमेल सेक्स वर्कर, MSM और TG के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, तीनों के लिए काम की। तो ये सारे काम आप जब करती थी तो ये आपको, चूंकि आप ट्रांसजेंडर है इसलिए आपको मिला, या आपने लिया ये काम? मैं खुद लेके हूँ, इंटरव्यू वगैरह दी तो इंटरव्यू में पास हुई, तो तब मेरा कहाँ सिलेक्शन तो बीटेक और कहाँ ये सारे काम? क्योंकि जब मैं इसमें थी माइग्रेंट में, जी। तो माइग्रेंट में तो कंपनी वगैरह में जाना रहता है, ठीक है, तो मैं कंपनी वगैरह में भी जाती थी, पूछती थी ट्रांसजेंडर की वैकेंसी है क्या, तो बोलते थे कि नहीं आएगा तो बताएंगे, तो उनका बताना रह ही गया अभी तक। फिर उसके बाद ये मैं कहाँ तो ट्रिपल ई किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, और कहाँ ये काम, मतलब दोनों में कोई एक कोई टेक्निकल समानांतर हो गया और हाँ, एक मेडिकल फील्ड हो हाँ, गया, हाँ। क्योंकि मैं काउंसलर थी बालोद जिले में, है ना, तो वहाँ काउंसलर पर ही पूरा मेडिकल के सब चीज़, जितने भी मेडिकल के मेडिसिन वगैरह होते हैं सब चीज़, है ना, और यहाँ मेरा अलग फील्ड था, जो मेरा एजुकेशन था टेक्निकल, तो बहुत ही अलग फ़र्क पड़ गया था। तो आपको लगा नहीं कि अरे मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? अब समाज क्या में करती, मजबूरी था, पैसे भी कमाना था और प्लस मुझे जॉब करना था। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आपके खर्चे बड़े होते हैं, मतलब मैंने कई किन्नरों से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारा मेन स्ट्रीम में हम इसलिए नहीं आते हैं कि वहाँ पैसे बहुत कम है और हमारा अपना खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ में आपके खर्चे होते हैं? हमारे खर्चे तो बहुत हैं जनरली, जैसे कि हमारा मेकअप वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम ड्रेसिंग का बहुत शौक़ होता है, ड्रेसिंग का, सब चीज़ का, ज्वेलरी वगैरह का, सब चीज़ का, और प्लस से लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है, हाँ, हेयर में लेज़र ट्रीटमेंट होता है, उसके भी खर्चे हैं, और सबसे बड़ा खर्चा तो SRS होता है। जी, SRS का फुल फॉर्म हमारे SRS से सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। तो इसमें जो है वो पुरुष जो हैं वो स्त्री के रूप में आ जाते हैं और लिंग परिवर्तन करते हैं, है ना। तो आप SRS का खर्चा तो गवर्नमेंट आजकल देने लगी है, और कई जगहों पर कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो जाती है, पर मैंने ये भी सुना है कि कई जगहों पर SRS करते समय कई किन्नरों की डेथ भी हो जाती है। जी, हो जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग लापरवाही कर देते हैं जी, ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा जल्दी वो सर्जरी करना है, तो इस वजह से लापरवाही हो जाती है। तो आप लोग वो ऐसी अर्ज क्या होती है SRS कराने की, क्यों ज़रूरत लगती है आपको SRS कराने के लिए? बड़ा अजीब सा सवाल है, पर फिर भी मैं पूछूंगी। क्योंकि मैं फिज़िकली तो मेल हूँ, है ना, लेकिन मेरा जो अंदर की फीलिंग है वो तो कहीं ना कहीं फीमेल की है, तो जो मेरा, जैसे बोला जाए कि मेरी बॉडी एक मेल की है, एक फीमेल की आत्मा को डाल दिए हैं जी, तो जो मेरी बॉडी मेल की उसको फीमेल करने के लिए हम लोग SRS कराते हैं। उसके पहले आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं, काउंसलिंग होता है, काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है, मैंने सुना है। हाँ, काउंसलिंग होती है, हार्मोन्स भी दिए जाते हैं आपको? हार्मोन्स भी लेते हैं, हार्मोन्स भी दिए जाते हैं आपको। तो खैर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आपने SRS करा लिया, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट भी आजकल SRS के लिए पैसा देने लगी है। गवर्नमेंट तो अभी पैसा नहीं दे रही, क्योंकि वहाँ प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छा, अभी पैसा नहीं देना, प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। ओह अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि आजकल गवर्नमेंट देने लगी। तो कितना खर्चा आ जाता है SRS के लिए? SRS में कहीं ना कहीं 2.5 लाख तक खर्चा आता है, 2.5 लाख तक खर्चा। तो ये सारे पैसे आप लोग बचा के रखते हैं? बचा के रखते हैं, मांग के। ओके, तो इसीलिए शायद आपको ये सब मांगने जाना और ये सब करना ज़रूरी होता है। तो आप वो पैसा अपने पास रखते हैं या अपने गुरु को देते हैं? कैसे जमाते हैं आप लोग ये पैसा? जैसे कि हम टोली में जाते हैं, बधाई टोली में, तो जितना भी मांग के लाएंगे तो हमको 1 बाटा मिलता है। अच्छा। 1 बाटा रखो करके वही हम बचा के रखते हैं। और उसमें से खर्चा भी आपका हो ही जाता है काफ़ी सारा। तो काफ़ी लोग हैं ऐसे जिनका मन करता है SRS कराने का? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका SRS कराने का मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे नहीं हो पाते हैं। हाँ, क्योंकि जॉब वगैरह नहीं मिलते, और बहुत सारी फैमिली की भी दिक्कत होती है, इसी वजह से नहीं करवा पाते बहुत सारे लोग। और HIV से बचने के लिए आप लोग क्या करते हैं? HIV से बचने के लिए वही प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं HIV के बारे में। तो मुझे ये बताइए कि अब जैसे आपने BTech कर लिया
और अभी तो कई बड़े बड़े सेक्टर्स में मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए भी एक पर्टिकुलर सेक्शन रखा जाता है कि इतने परसेंट हमको थर्ड जेंडर भी लेना है अपने इसमें। तो उसमें आपका चयन जो है वो कोरबा में बाल्को में हुआ। जी। ये पहला जॉब था आपका बाल्को का? टेक्निकल। जी। तो आपको बाल्को में इसके तहत काम किया, इसके पहले आपने एनजीओ में काम किया, अब आप टेक्निकल लाइन में आ गई हैं ऐसा कहना चाहिए, और इसीलिए आप एमटेक भी कर रही हैं पावर सिस्टम में, जी। है ना? ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना पढ़ना चाहती हैं, और आपने जैसे कहा कि आप कभी भी मांगने के लिए जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी और ना आप सेक्स वर्क में इंटरेस्टेड थी। तो बाकी किन्नर जिनको कि हम मेन लाइन में लाना चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि समाज के एक अंग बनकर वो रहें, वो क्यों नहीं आ पाते हैं? फैमिली के कारण, सोसाइटी के कारण। नहीं, समाज तो जैसे उनको लेने के लिए तैयार है। हमने कई बार कोशिश भी करी कि हम उनको कोई दुकान खोल के दें, पर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों? क्या अड़चन आती है? क्या पैसे कम लगते हैं उनको, या वो अभी भी समाज से जुड़े हुए नहीं पाते? क्योंकि अब तो मैंने देखा है कि काफ़ी समाज आगे आ रहा है और आपको अपने साथ लेने की कोशिश तो कर रहा है। आपकी तरफ से क्या कोशिश होती है? देखिए, समाज तो आगे आ रहे हैं, है ना। 100 लोग में से कहीं ना कहीं मान लेते हैं 90 लोग आ भी गए, तो लेकिन 10 लोग ये हिजड़े हैं, किन्नर हैं, छक्के करके उनका जो मतलब आगे बढ़ना चाहती हैं किन्नर, और जो पीछे कर देती हैं। 90 लोग भले ही वो आगे बढ़ने के लिए करे, लेकिन वही 10 लोग पीछे कर देते हैं। माना मैंने कि वो 10 लोग पीछे कर देते हैं, पर फिर भी जैसे आप खुद आगे आई हैं, ऐसे आपकी तरह और किन्नर क्यों नहीं पढ़ के, क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश में रहते हैं? बहुत सारे किन्नरें पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, और बहुत सारे लोग जॉब पे भी लगे हैं। बाल्को में भी हैं, टाटा में भी हैं, और नहीं, पर वही परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके जैसे शायद 4-5% ही मुझे मिलेंगे जो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। बाकी अभी भी मेन स्ट्रीम में खुद होके नहीं आना चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट या समाज की अनेक योजनाओं में हम उनको शामिल करना चाहते हैं। तो उसका क्या कारण लगता है आपको? कारण यही है कि फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है। किसकी फैमिली में? ट्रांसजेंडर की फैमिली में अच्छा, एक्सेप्टेंस नहीं तो है। इसलिए उनको डेरे में रहना मजबूरी हो जाती है। डेरे में रहना मजबूरी हो जाती है कहीं ना कहीं। फिर जो बोलते हैं कि जो मटका होता है जिस उसमें सांचे में ढालेंगे तो उसी में होता है, डेरे में जाके फिर वही आ जाते हैं अपने किन्नर। मतलब बाकी जगह वो सेफ महसूस नहीं करते हैं, ऐसा कहें, या समाज में उनको ऐसा नहीं लगता है कि उनको समाज में एक्सेप्ट बाहर किया में जाए? तो सेफ नहीं है, क्योंकि बाहर में लड़कों का मतलब लड़के लोग छेड़ते छाड़ते हैं और कहीं ना कहीं मर्डर भी कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि और कहीं ना कहीं और सेक्स वर्क के लिए भी बहुत फोर्स करते हैं, चलो नहीं तो तुमको मार देंगे, ऐसा वैसे बहुत सारे। हाँ, मेजॉरिटी मेरा ऑफ safe पॉपुलेशन जो किन्नर की मैंने जिनसे मैं मिली हूँ, उन्होंने बड़े आराम से एक्सेप्ट किया है कि वो लोग सेक्स वर्क में इन्वॉल्व कभी ना कभी रहे हैं। जी। तो अभी जब आप जैसे अब आप बाल्को में हैं, अभी तो आपको क्वार्टर भी मिला हुआ है, जी। आप अच्छे से रह रही हैं, और आपके साथ और भी दूसरे ग्रुप है किन्नरों का, तो क्या आप लोग शॉप फ्लोर पे जो आपके अपने पसंद के काम हैं उस हिसाब से कर रही हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम नहीं मिला है अभी भी? मैं ट्रिपल की हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, बट मुझे गैरेज में डाल दिया गया। गैरेज मतलब कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ी नहीं हूँ और मैं तो इलेक्ट्रिकल वाली हूँ। जैसे सेम जब जॉब नहीं मिला था मुझे प्लांट वगैरह में, तो मुझे मेडिकल फील्ड में जाना पड़ा मजबूरन। तो यहाँ पे मिला, लेकिन एक ट्रांसजेंडर होने के कारण मुझे जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए उस डिपार्टमेंट में नहीं दिया। आपने कोशिश करी, उनसे पूछा? कोशिश की, बोले थे कि अभी 1 साल हो गया मुझे बाल्को में जॉब करते हुए, वो बोले थे कि 6 महीने के बाद आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे, बट 6 महीना नहीं हुआ। तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अभी भी नहीं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ऐसे आपके जैसे और भी किन्नर हैं जिनको कि किसी फील्ड में थे और किसी और फील्ड में डाल दिया गया है? जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो ITI किए हैं, BSc किया, MSc किए हैं, उन लोग सिक्योरिटी गार्ड में हैं। अच्छा, तो फ्लोर पे आप ही अकेली हैं? जी, वैसे कहना चाहिए। जी। और आप वेट कर रही हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको जल्दी सैलरी वाइज कैसे रहता है आपका? सबके बराबरी, आपकी जितनी पढ़ाई है उस हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, या आपको कम मिलती है?
कैसा रहता है? अभी तो फ़िलहाल बाकी लोग को जितना मिलता है उससे थोड़ा कम, 1000 कम है, क्योंकि मैं बाद में जॉइनिंग की हूँ। पहले 1 साल पहले जॉइन कर चुके थे कुछ लोग, तो मेरी 1 साल बाद जॉइनिंग हुई, तो इसलिए उन लोग से पीछे हूँ मैं। तो सैलरी आपको जितनी मतलब ट्रिप आपके बीटेक के हिसाब से, बाकी जो दूसरे बीटेक हैं लड़के लड़कियां, उनको जितनी मिल रही है उतनी ही आपको भी मिल रही है? नहीं, उससे तो नहीं मिल रहा है। तो आपने पूछा नहीं कि मुझे ऐसी सैलरी क्यों नहीं, बराबरी की क्यों नहीं दी जा रही है? क्या पूछेंगे, ऐसा लगता है कि एक कंपनी वाले जॉब दे दिए हैं तो भी दे दिए हैं तो वही ले रहे हैं भी। पहले भी मांगते थे, जो जितना दे दिए, अब जो जब तो कर नहीं सकते, जो जितना दे दिए उतना रख लिए, और कंपनी वाले भी जितना दे रहे हैं मैं उतना ही रख रही हूँ। उतने में ही आप खुश हैं? तो अभी आप मेन स्ट्रीम में आ गई हैं और अभी आपने एसआरएस भी करा लिया है और आप खुश हैं अभी। आगे क्या करने का इरादा है आपका? अभी आप एमटेक भी कर रही हैं, और जैसा आपने कहा कि एमटेक की पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल और मतलब काफ़ी पैसा लग जाता है आपका इसमें, और एसआरएस में भी आपका काफ़ी पैसा लग गया है। तो आप मुझे जैसे बता रही थी कि काफ़ी कर्जा है आपके ऊपर, और तो आगे एमटेक करके जब आपको नॉर्मल जॉब से कम ही मिलना है तो आप एमटेक क्यों कर रही हैं? उम्मीद, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि पढ़ लिख लूँगी, कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई कंटिन्यू है। तो अब आज ही मेरा पेपर था एमटेक का 3rd सेमेस्टर का, आज ही दे के आई हूँ मैं। तो आगे समाज से क्या उम्मीद रखती हैं आप? आगे समाज से यही उम्मीद है, जैसे कि आप मेल फीमेल को मानती हैं, वैसे ही हमको भी ट्रांसजेंडर को भी माना चाहिए। समानता दी जाए। समानता, कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है हमको। जो मेल फीमेल को मिल रहा है वही चाहिए, अलग से हमें हमारे भेदभाव न किया जाए आपके साथ। भेदभाव नहीं किया जाए, अलग से फैसिलिटी भी नहीं चाहिए हमें। तो अभी आपका संबंध डेरे से है? आप डेरे जाती हैं कभी? हाँ जी, अभी ये रायपुर के डेरे से है मेरा, रायपुर आजम के। तो अभी अपने घर नहीं जाती हैं? अभी भी आप जब डेरे में ही रहती हैं आप, और फिर जब बाल को जाती हैं तो अपने क्वार्टर में रहती हैं? जी, बाल को क्वार्टर में रहती हूँ। तो अब मतलब आपका कहना है कि अभी भी नॉर्मल समाज में आपको या आपके माता पिता द्वारा अभी भी आपको मान्यता नहीं मिली, इतना पढ़ने के बाद, इतना सब करने के बाद भी। तो काफ़ी संघर्ष आगे भी आपका जारी रहने वाला है। तो रहेगा ही, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि कभी हार नहीं मानती हूँ मैं। कुछ भी हो जाए, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी गिरूंगी फिर भी वो काम नहीं छोड़ूंगी मैं, बहुत आगे बढ़ती रहूंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। हाँ देवसेना, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय ज़रूर हो सकता है, पर फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम जो तृतीय लिंग हैं उनको भी अपने साथ समावेश कर सकें। नमस्कार।